माई सेल्फ डॉक्टर पिंटू कुमार। आप सभी विद्यार्थियों को मैं आज एक माउंटेन्स टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द वर्ल्ड मैप, इस पर मैं आप लोगों के बीच में लेक्चर्स देने जा रहा हूं। तो इस लेक्चर्स का जो पहला जिस्ट है कि हम पहले ये समझने का प्रयास करें कि माउंटेन्स होता क्या है और उसको किस वे में समझते हैं। तो पहला देखो, 0 से 700 मीटर तक के जो हाइट होते हैं, रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स क्या है? इट इज ए डिफरेंट एलिवेशंस, है ना। ऊंचा वच्चा, जो पृथ्वी की भूपट्टी पर ऊंचा पच्चा वह क्षेत्र जो समतल ना होकर कर करके हाइट के हिसाब से वो अप मतलब बड़ा है, कहीं पर कम है ना, उसी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम माउंटेन्स समझने के पहले हम ये जाने कि 0 से 7 मीटर तक की जो हाइट होता है, मतलब 700 मीटर तक की ऊंचाई अगर कुछ मिलती है तो उसको हिल कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। 700 से लगभग 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर कहीं कहीं पर 600 तक भी रहता है। तो 600 से 1000 मीटर तक की अगर ऊंचाई तक का होता है उसको लो माउंटेन्स कहते हैं। 1000 से 1500 के मीटर तक की ऊंचाई को उसको रॉक माउंटेन्स कहते हैं, रुच पर्वत कहते हैं। 1500 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक को रग माउंटेन कहते हैं, जिसको असम पर्वत कहते हैं। और उसके बाद 2000 ऊंचे से जो हाइट पर बढ़ते जाए उसे ऊंचे माउंटेन कहते हैं। और माउंटेन के सबसे ऊपरी चोटी को, जो मतलब ये होता है, आप इसको पीक कहते हैं, शिखर। चाहे वो माउंट आबू हो, चाहे कंचनजंगा हो, नामचा वरवा हो, पारसनाथ पहाड़ पर, है ना, पारसनाथ की चोटी हो या गुरु शिखर की चोटी हो, जो भी हो, डोडा बेट्टा हो, नीलगिरी पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, अनईमुडी, है ना, कार्दामम हिल की सबसे ऊंची चोटी जिसको 2695 मीटर। आपको पता है पारसनाथ 1395 1380 मीटर के आसपास। उसी प्रकार से गुरु शिखर 1700 मीटर का। ये सब क्या है? एक चोटी है, शिखर है। इन सभी चीजों का निर्माण किससे होता है? डिफरेंट प्रोसेस से, है ना। ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसको ऑथर होम्स और ये कॉन्वेक्शन एंड कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है और कॉन्वेक्शनल थ्योरी कि जब दो ओशियंस के बीच में जो आता है माउंटेन बिल्डिंग, होम्स का ये सिद्धांत है, उसको मैं बताऊंगा कैसे माउंटेन बिल्डिंग का, माउंटेन्स का निर्माण हुआ। पूरे माउंटेन्स के आधार पर अगर हम ओरिजिन के आधार पर करें तो टाइप्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर आपको टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ओरिजिन के आधार पर, तो फोल्डेड माउंटेन, है ना, फॉल्ट माउंटेन भी होता है, धंस माउंटेन, कोई बीच का पार्ट रह गया, माउंटेन, डोम माउंटेन, कॉम्प्लेक्स माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन, रिलेक्ट माउंटेन भी होता है, एक्यूमुलेटेड, है ना। और छठा, इस तरीके से ओरिजिन के आधार पर आपका माउंटेन्स इतने टाइप में होता था। वर्ल्ड के मैप पर मैं माउंटेन्स क्यों पढ़ रहा हूं, इसके पीछे रीजन। माउंटेन्स का फॉर्मेशन होम्स महोदय कहते हैं, ऑर्थर होम्स, जिसको कॉन्टिनेंटल कॉन्वेक्शन एंड, है ना, कॉन्वेक्शन एंड कॉन्वेक्शन थ्योरी कहा जाता है कि पृथ्वी डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्स का निर्माण से बना है। तो इस प्रकार से जो आपका ये है जहां पर जाएगा, है ना, उस प्रकार से, इस प्रकार से ये प्लेट है, ये इस प्रकार से जो जाता है, तो यहां पर जब जाएगा तो इस प्रकार से उठेगा ये सतह, क्योंकि दो इसको कॉन्ट्रडिक्शन है। और फिर जब यहां पर गिरती है ऐसे, तो ये सतह नीचे की हो जाएगा। होम्स ने इसको अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि जो पृथ्वी के अंदर के जो
दो प्लेटों के बीच में जो कन्वेक्शन थ्योरी चल रहा है उससे कन्वर्जेंस होगा। तो जब कन्वर्जेंस होगा आपस की ओर टकराएगा, है ना, जैसे आप हम लोगों ने गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में बात किया, तो इस प्रकार से ऐसे बन रहा है दो फूल। तो इसको क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन। हिमालय इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल, क्योंकि जो इस प्रोसेस को जियोसिंक्लाइन प्रोसेस भी कहते हैं, भूसन्नति, और उस जियोसिंक्लाइन प्रोसेस से जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं फोल्डेड माउंटेन का। फॉल्ट माउंटेन हो गया, डोम टाइप का माउंटेन हो गया, ओरिजिन के आधार पर हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स माउंटेन हो गया, फॉल्ट, और ये इस प्रकार से जो भी है उसको निर्माण होता है। ये आप देख लीजिए, दुनिया का सबसे पहला, मैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूं, ये रॉकीज एंडीज है नॉर्थ अमेरिका में। पूरा ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ये पार्ट्स एंडीज श्रेणी का ये हिस्सा है। ये बीच में यहां पर थोड़ा सा काट कर करके पनामा कैनाल को डेवलप किया गया। जिस प्रकार पहले क्या होता था कि ये क्षेत्र बहुत ही कॉमर्शियली ट्रेड एरिया है, यूरोपियन पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। यहां से कोई ये क्षेत्र जाना रहता था तो उधर बहुत बर्फ है, या यहां से कोई इधर जाना रहता था तो पूरा ये घूर कर करके नीचे से ऐसे जाना रहता था, इसलिए बहुत दिक्कत फेस होता था। अगर यहां से एशिया बहुत बड़ा रॉ मटेरियल और इमर्जिंग कंट्री था, तो डायरेक्ट यहां से ये यूरोपियन कंट्री को चाहिए था जो कि रॉ मटेरियल चाहिए, या विकसित विकासशील देशों में, तो यहां से पूरा घूम कर करके ऐसे जाना पड़ता था। इसलिए यहां पर स्वेज कैनाल का फॉर्मेशन किया गया इस क्षेत्र को मिला के, और पहला ऐसा प्रयास था जिसको 1955-56 में ये बनाया गया, और सीधे अब यहां से वहां तक हजारों 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस की दूरी इससे कम हो गया। उसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका या यूरोप से यूएस सेट में जाना हो, इधर से अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया पार्ट में निकलना था, तो आराम से यहां से पनामा कैनाल से होके, इसको पनामा कैनाल कहते हैं। तो ये रॉकीज और एंडीज के जो श्रेणीज हैं ये जुड़ा हुआ है, और ये इसका आर्थर होम्स के सिद्धांत के हिसाब से ये कॉन्टिनेंटल जो ये मॉन्टल बिल्डिंग थ्योरीज के हिसाब से कॉन्वेक्शन थ्योरी के अंतर्गत इस पर्वत श्रृंखला को निर्माण हुआ। इस प्रकार से आप देख लीजिए रॉकीज एंडीज, ये सियरा नेवादा का पार्ट है, और उसके बाद ये कॉस्ट रेंज है, कॉस्ट रेंज का पार्ट है। ये अपलेशियन पर्वत है, ठीक है। अपलेशियन पर्वत अपने आप में ही अमेरिका का बहुत ही बड़ा रिच माना जाता है, रिच सेंटर माना जाता है। इसके आसपास में एक बहुत बड़ा लेक है, ये पूरा यहां पर है ना। इस लेक को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अपलेशियंस के पास में बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, जितने भी डिट्रॉइट है कनाडा के आसपास का, ये जितने भी इंपॉर्टेंट शहर जो है, जिसको कहा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइफलाइन ऑफ दिस सिटी इज टोटली अराउंड दिस एप्लेशियंस माउंटेन्स। यहां इस जो 5 है जिसको ग्रेट लेक ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, है ना, ग्रेट लेक जिसको कहते हैं, ग्रेट लेक, ये बिल्कुल इस तरीके से ये बिल्कुल एक नहर से ऐसे से जुड़ा हुआ है ना। तो इसको कहते हैं, ये जो ग्रेट लेक है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, है ना, ये एक नंबर मान लो ओंटारियो, उसके बाद मिसी, उसके बाद गुड, सुपीरियर और एरी। शॉर्ट वे में इसको कहते हैं हम लोग होम्स। होम्स मीन्स घर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिसिसिपी, ईरी, सुपीरियर, वेरी शॉर्टकट नेम। तो ये पूरा अपलेशियंस से जुड़ा हुआ कई ऐसे रिवर्स है जो इसके आसपास में ये आपसे जुड़ा है, ये नहर का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपलेशियन पर्वत दुनिया का सबसे रिचेस्ट, जैसे हमारे यहाँ मिनरल स्टोर ऑफ छोटा नागपुर को कहा जाता है, पूरे यूएस के लिए बहुत से इंडस्ट्री का लोकेट करने में
और इसके आसपास है, ये अप्लेशियन माउंटेन। उसके बाद बहुत सा है, आपका कहवा क्षेत्र कहलाता है, ब्राजील के आसपास के क्षेत्र को। तो ये अमेरिका का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत छोटे छोटे छिछले भाग में अपना है। उसके पास अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका में आपको एटलस माउंटेन, अब बार बार पूछ देगा एटलस माउंटेन कहाँ है, एटलस है, पिरनेज है, अल्पस माउंटेन्स, कामरून हो गया, ड्रेकनवर्ग हो गया, लिमजारो हो गया, और ये आपका क्षेत्र जो है रिफ्ट वैली, जिसको है ना, नील नदी भी इस रिफ्ट वैली से, इस जॉर्डन का क्षेत्र है अपने आप में इस माउंटेन्स। उसके बाद आप यूरोपियन क्षेत्र में आ जाइए, कारपैथियन का माउंटेन है, बल्कान है, ये दिनरिक है, उसके बाद जाग्रोस माउंटेन है, और इस प्रकार से आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखिए हिमालयन क्षेत्र में, जिसको हिंदू कुश, पामिर नॉट इसको कहते हैं, ये क्षेत्र को पामिर नॉट कहते हैं। क्यूलिन पर्वत है, काराकोरस है, मतलब उसी का जो भी है, लद्दाख, जास्कर, ये, और उसके बाद अरावली है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है, छोटा, ये सारे प्लेटूज और माउंटेन्स एरिया है। आप देखने से ही पता चलता है कि इधर का जो साइबेरिया का पोर्शन है, दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ द इंडिया। यही वजह है कि बहुत सा भारत को, इस क्षेत्र को प्रहरी इसलिए कहा जाता है कि जो शीत ऋतु में अत्यंत जो सर्द हवाएं हैं इसे क्रॉस ना कर पाए और भारत सुरक्षित रहे, इसलिए इसको ये कहा जाता है। उसके बाद आपका स्टैनविच का है गया, अबलकोव हो गया, बरखोया नस्क हो गया, ये सारी माउंटेन्स हो गया। उसके बाद आप ये चीजें देख रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में, जिसको ग्रेट बैरियर भी कहते हैं, रीफ का एक माउंटेन है जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में, इसका अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिस इज वे। पूरा पिक्चर्स जो मुझे बताने के पीछे कारण क्या है कि ये जो माउंटेन्स हैं बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड में, इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट को चेंज करने में, रैनफॉल में, प्रेसिपिटेशन में, उसका बहुत बड़ा डायरेक्शन होता है। लास्ट क्लास में जब हमने बताया था कि आपको ओशियनिक करंट के बारे में जब मैंने आपसे चर्चा किया था और उसमें बताया था, तो हर करंट जो है आपने देखा होगा कि जो भी हॉट करंट है इधर की ओर या इधर से इधर की ओर या इधर की ओर आ रहा था कि नहीं, देखा था क्लास पर, आप डिस्क्राइब करिए। तो वजह क्या है, एक तो माउंटेन्स है, अगर यहां से धारा गई, सपोज इधर से धारा गई या आई इधर, मतलब अपोजिट जो भी डायरेक्शन है, तो एक साइड में बन जाता है रेनफॉल एरिया और दूसरे साइड में शैडो एरिया। अगर धारा हमेशा विपरीत इधर से चल रहा है तो दुनिया का ज्यादातर जो डेजर्ट है वो आपको वेस्टर्न साइड में, क्यों है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल, ये बिकॉज ऑफ करेंट्स, ओशियनिक करेंट्स। हमेशा ओशियनिक करंट आपका इससे वेस्टवर्ड की ओर है, इसलिए वेस्टवर्ड साइड में कभी भी मॉइस्चर एयर जो ओशियनिक विंड्स होते हैं वो नहीं फ्लो कर पाते हैं। और यही वजह है कि चाहे आप डेजर्ट, भारत का थार डेजर्ट हो, सहारा डेजर्ट हो, या अफ्रीका का सियारा नेवादा या आसपास का जो भी अमेरिका का क्षेत्र हो, कहीं भी, या आपका ये हो गया आपका अरेबियन से डेजर्ट वगैरह हो गया, वो सब वेस्टर्न साइड में ज्यादा ही माना जाता है। टोटल माउंटेन्स बिल्डिंग्स थ्योरी और माउंटेन्स के टाइप्स के आधार से और डिफरेंट उसके हाइट के हिसाब से, ये हमें आसान तरीके से समझने में मिलेगा नेक्स्ट क्लास में कि पूरा जो एक हम लोग जो प्लैनेटरी विंड्स हैं वो तो है ही अपना अस्थायी रूप से, तो उसका एक अस्थायी पवन है ही, परंतु इन चीजों से लोकल जो विंड्स होते हैं, विंड्स तीन तरह का हम अपने हिसाब से डिसाइड कर, मतलब तीन तरह का होता है, एक प्लैनेटरी विंड्स जिसको परमानेंट विंड्स कहते हैं, लोकल विंड्स और मॉनसूनल विंड्स। मॉनसूनल विंड्स के बारे में हम बात करेंगे इंडिया के क्लाइमेट के संदर्भ में। इस प्रकार से छोटे छोटे जो माउंटेन ये आप देख रहे हैं माउंटेन, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं स्थानीय पवनों को उत्पत्ति में, और जो स्थानीय वेदर या जिसको कह दे क्लाइमेट्स, लोकल क्लाइमेट्स या वेदर को बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो माउंटेन्स आपके साथ कई तरह का एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 2-3 ऐसे ड्रा करने के बाद पूछ देंगे 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है।
तो आपको इस मैथ के हिसाब से पूरे समझना है, और समझने के बाद आपका लेक्चर जो है इस पर फोकस होना चाहिए, ताकि हम इससे कोरिलेट कैसे करें बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत से चीज़ों जो ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक जो मेट्रोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में समझने में। थैंक यू वेरी मच, और आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।